Very good morning to all of you. Rameshwari, very good morning to you. So good morning all of you. बाइनोमियल थ्योरम में नेक्स्ट अपन एक बात पढ़ेंगे. कल तो अपन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको बताया था, उस पर बेस आपने क्वेश्चन भी किए कि जब NCX NCY के बराबर आ जाएगा, मतलब दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट यदि बिल्कुल बराबर बराबर आपको दे देंगे तो फिर हमेशा याद रखिए x प्लस वाई बराबर n. इतना लिख के अपन अपना काम चला सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सम बनते हैं. इस पर कुछ क्वेश्चन हमने 2-3 कल कराए थे, इस पर बेस कुछ आपको APPS वगैरह में मिल जाएंगे. आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर दिस एक छोटी सी बात और हम कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. ग्रेटेस्ट टर्म से आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि हमको किसी एक्सपांशन में बड़े से बड़ा, सबसे बड़ा टर्म, मतलब वो टर्म जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो टर्म हमको यदि फाइंड करना है किसी एक्सपांशन में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो अवर नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेटेस्ट टर्म. ठीक है, सर बीटी के आंसर पॉइंट में आते हैं क्या? सर बायनोमियल थ्योरम के आंसर पॉइंट में आते हैं क्या? नेक्स्ट हेडिंग है ग्रेटेस्ट टर्म. ग्रेटेस्ट टर्म. ठीक है, सो हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट टर्म बात कर रहे हैं. सबसे पहले ग्रेटेस्ट टर्म जब आपको निकालने आएगा तो आपको कोई आदित्य डेंगरे ये डॉट लगा के कहा छोड़ दिए हो. ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा आप. मैं आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पर, टू फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म in the expansion of one plus x raised to the power n. सबसे पहले हम ये आपको स्टेप्स बता रहे हैं कि जब भी आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करने आएगा, तो पेश मेश्राम वेरी गुड मॉर्निंग, तो आप सबसे पहले क्या करोगे. ठीक है, ये 1 प्लस लिखा है, ताकि फिर से लिख देता हूँ. 1 प्लस एक्स पावर n लिखा है बेटा ये. और इस एक्सपांशन में इफ यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म, तो आप क्या करेंगे. फर्स्ट वी कैलकुलेट, फर्स्ट पहला स्टेप है कैलकुलेट m. और ये m क्या है बेटा, मॉड x इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1. मॉड का मतलब आप लोग सभी लोग समझते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, तो हमको ये क्वांटिटी निकालनी है. x क्या है बेटा यहाँ पर, x इज द सेकंड टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, सॉरी प्रोग्रेशन बोला हूँ, एक्सपांशन. x इज द सेकंड टर्म, n तो आपको क्लियर तौर पे दिख ही रहा है ये. अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, व्हेन यू हैव टू फाइंड, इस एक्सपांशन में यदि आपको सबसे बड़ा टर्म फाइंड आउट करना है, तो टू फाइंड सबसे बड़ा टर्म हम सबसे पहले ये m कैलकुलेट कर लेंगे. अब ये m कैलकुलेट करने के बाद हो ये सकता है, यदि आपका m, इफ m बिलोंग्स टू i, मतलब m यदि इंटीजर आ जाता है, इंटीजर का मतलब m का वैल्यू 2 आ गया, 3 आ गया, 10 आ गया, 100 आ गया, 50 आ गया, 52 आ गया, कोई भी इंटीजर आ गया. यदि m इंटीजर है, देन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स आर tm and tm plus 1.
तो जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगे बेटा वो होंगे टीएम और टीएम प्लस वन। ये दो टर्म होंगे जो सबसे बड़ी वैल्यू को रखते होंगे यदि एम आपका इंटीजर आता है तो। यदि एम इंटीजर नहीं आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। इफ एम डज नॉट बिलोंग्स टू if m does not belongs to set of integer, then tm plus 1, then tm plus 1 is numerically greatest term। numerically लिख दूं यहाँ पर, greatest term कटेगा तो नहीं, numerically greatest term, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। लेकिन अब ये क्या बना है तो वो आप ध्यान से समझिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, यहाँ पर ये जो बात लिखी हुई है ना, हमने बोला है कि एम इंटीजर नहीं आएगा। एम इंटीजर नहीं आएगा तो मतलब जैसे एम का वैल्यू आ गया 2.7 या एम का वैल्यू आएगा 9.3 या एम का वैल्यू आ गया 10.2, मतलब इंटीजर नहीं आया, नॉन इंटीजर आया, डेसिमल में आएगा। तो जब डेसिमल में आएगा तो आप इसका ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करें। सॉरी ये गलत लिखा होगा, ऐसा है ये। अब ये क्या होता है, where this is the greatest integer value of m, this is the greatest integer value of m। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का मतलब होता है जो भी नंबर यहां पर आएगा वो नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर। जैसे सपोज 7.3 आ गया तो 7.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 7.3 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी 7। वो जो भी डेसिमल वाला नंबर है, मतलब आपको उसको राउंडेड ऑफ करना है और कुछ भी नहीं है, आपको उसको राउंडेड ऑफ करना है। जो भी नंबर है नंबर लाइन पे सोचिए वो नंबर कहां पर आएगा, वो नंबर लाइन पे जो भी उससे छोटा इंटीजर होगा नंबर लाइन पे। जैसे कोई भी नंबर आप बोलो, जैसे मैंने बोला 10.3, तो 10.3 नंबर लाइन पे प्लॉट करो, वो 10.3 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 10, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो निकाल के +1 कर देना, वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। मैं एक दो क्वेश्चन में इसको यूज करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहला काम, here we find the greatest term। greatest term का मतलब सबसे बड़ा टर्म, न्यूमेरिकली जो वजन में सबसे ज्यादा होगा उसको अपन बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट टर्म। कैसे फाइंड आउट करेंगे सर, सबसे पहले m निकाल लो। यहाँ पर याद रखें x नहीं आता है, यहाँ पर ये जो कुछ भी लिखा होगा ना वो सब आएगा, पूरा का पूरा सेकंड टर्म आता है। आप इसको चाहो तो इसकी जगह सेकंड टर्म लिख सकते हो, सेकंड टर्म n+1, सेकेंड टर्म +1, उसका मॉड्यूलस वैल्यू। मॉड्यूलस वैल्यू का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू। मान लो ये ओवरऑल क्वांटिटी आ गई -7.3, -7.3, तो मॉड का मतलब क्या हो जाएगा, +7.3। क्लियर होगी बात। चलिए अब हो सकता है ये m आपका इंटीजर आ जाए या हो सकता है m नॉन इंटीजर आए। यदि इंटीजर है तब तो कहानी बड़ी आसान है, ये दो टर्म हो जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर टर्म, मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। यदि m नॉन इंटीजर आ गया तब आप क्या करोगे, वो नॉन इंटीजर का पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 9.1 आया, तो 9.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 9। नंबर लाइन पे सोचो और उससे छोटा इंटीजर बता दो, 9 है, ठीक है। सो यदि ये 9.1 आ गया मान लो m, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा, p, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 9+1, 10th टर्म जो होगा वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। एक बात क्लियर होगी बात, मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और क्लियर करूंगा, ठीक है। क्वेश्चन करने के बाद तक आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछिएगा। एक बात ये होती है नोट में याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं। नोट बेटा ये है कि यदि मान लो आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म
इन a plus b power n, ये expansion आ जाएगा. If we have to find numerically greatest term in this expansion, a plus b power n, तो it is बराबर क्या? It is equals to, क्या करना है आप इसमें? भाई मैंने अभी आपको सिखाया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसमें इस तरीके का होना चाहिए, और इस तरीके में फर्स्ट टर्म कितना होना चाहिए? 1. तो मैं यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म को पहले 1 बनाऊंगा. यदि मेरे को ऐसे एक्सपांशन में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बनानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे एक्सपांशन में से ए कॉमन लेंगे. ए कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा ए पावर एन, अंदर क्या बचेगा बेटा? 1 प्लस, ऐसा लिख सकते हैं इस एक्सपांशन को. हाँ, अब इसका आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल दो, ये इसके बराबर आ जाएगा. मतलब ये हो जाएगा ए पावर एन इंटू न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन 1 प्लस बी अपॉन ए पावर एन. समझ में आ गया आपको कहानी? मतलब हमेशा जब भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म शुड बी 1. यदि फर्स्ट टर्म 1 नहीं है, मान लो ऐसा है, तो एक कॉमन लेके फर्स्ट टर्म 1 बना लो, ऐसा बना लो. अब इसमें जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा वो इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आएगा. इतनी सी बात है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखिएगा पॉइंट को. अब अपन इसमें क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन बता रहे हैं. फिलहाल इतनी बात में आपको, अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. चले चलते हैं. एक आधी क्वेश्चन देख लो आप किस तरीके से क्वेश्चन में यूज करेंगे. अरे वो बीच में हाँ हेलो हूँ करते रहा करो, पता नहीं वो बीच में मैं पढ़ाता रहता हूँ, बच्चे बोल हो जाते हैं बीच में से. ठीक है, ये टीचमेंट का खासियत है. तो उसमें वो पीछे भाई ऐसा थम्स अप कर दिया, बोलने का भी जरूरत. हाँ समझ गया. तन्मय चौहान, ये सब बच्चे बच्चे हैं. तन्मय सृष्टि, वेरी गुड वेरी गुड. ओके ओके ओके, वाह वाह वाह, स्टॉप स्टॉप इट स्टॉप इट स्टॉप. क्वेश्चन देखो, मैं बेटा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ तो आपको थोड़ा सा और रियलाइज होगा कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा हूँ. ठीक है, पूछेगा मजा क्वेश्चन. क्या पढ़ा जाए? ग्रेटेस्ट टर्म, ये लिखिए. ये है क्वेश्चन. फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड ग्रेटेस्ट टर्म इन expansion of 3 plus 2x raised to the power 50 where x बराबर 1/5, where x बराबर 1/5. ठीक है, एक क्वेश्चन पूरा मैं कर रहा हूँ. आप सर आपको हाथ में कौन सी बुक है? मेरे हाथ में बहुत पुरानी बुक है, बहुत सारी बुक है मेरे पास, तो कोई भी उठा लेता कभी भी. ठीक है, कोई पर्सनल नहीं है बुक. चले, तो क्या करना है? वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म. द रिस्ट्रिक्शन इज फर्स्ट टर्म शुड बी 1. तो फर्स्ट वी मेक फर्स्ट टर्म 1. सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म 1 बनाएंगे. एंड फॉर दिस, ये जो 3 है यहाँ का कॉमन ले लीजिए. मतलब टू फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, सॉल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है फर्स्ट वी मेक द फर्स्ट टर्म 1 एंड हियर वी टेक 3 कॉमन. 3 बाहर ले लीजिए, तो 3 पावर 50 हो गया, ये बाहर आएगा. अंदर बचेगा बेटा 1 प्लस 2x/3. आप चाहो तो x का वैल्यू 1/5 भी लिख सकते हो. ठीक है, x की जगह 1/5, क्योंकि हमको इस पॉइंट पर निकालना है. और ये हो गया 50. तो दिस इज द टर्म. और नाउ वी हैव टू फाइंड द टर्म व्हिच इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट. तो फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. अगले पेज पर मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ. तो फर्स्ट वी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. डन. अरे तुम्हारा डन हो गया, मेरे को तो डन करना है. वेट करो.
ओके डन, मेरा भी डन। पेज नंबर 2 भैया, 2 पेज नंबर पे अपन क्या बोलेंगे, इसका फर्दर सॉल्यूशन करेंगे। सर फर्दर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अभी आपको बताया, पटपट आप कर दो आंसर, जब आ जाए तो बता देना मेरे को, मैं भी करता हूँ। और अब देखिए, इसमें वी हैव टू फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, और आपको बताया था अब सबसे पहले बेटा आप क्या निकालोगे, एम निकालेंगे, ठीक है। अब आप निकालेंगे एम, और एम के लिए फॉर्मूला क्या होता है था, मॉड। फिर क्या लिखते हो अपन, एक्स, एक्स लिखते हैं बेटा, तो एक्स मतलब सेकंड टर्म होती है, 2x/3 लिखेंगे, और इसमें भी x का वैल्यू 1/5 डालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2/15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बेटा 2/15, ये हो गया सेकंड टर्म। फिर इनटू आपने क्या लिखा है बेटा, n+1 मतलब इंडेक्स +1, तो 50+1 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय x+1 मतलब 2/15+1। देखो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दिया मैंने, कुछ नहीं किया। अब अपन इसको सिंपलीफाई जब करते हैं, 15 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 102 आएगा, नीचे 17 आएगा। ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कैसे, तो इंटीजर आ गया, तो देयरफॉर खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। देयरफॉर न्यूमेरिकली greatest terms in expansion of 3 plus 2x power 50 are T6 and T7। ये वो दो टर्म हो भाई, टोटल टर्म कितने आएंगे, 51 टर्म्स आएंगे, 51 टर्म्स आएंगे। ये 51 टर्म्स में सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी इन दो टर्म्स की होगी, छठे टर्म की और सातवें टर्म की, ठीक है। ये था क्वेश्चन। अब आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो तो सर बोलिए। सर वैल्यू नहीं ढूंढनी है क्या? नहीं, वैल्यू नहीं लिख, आप केवल क्या लिख रहे हो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, यू डू नॉट हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द टर्म, ठीक है। वो कभी भी नहीं पूछते, पूछा जाएगा तो आप भाई छठा टर्म तो निकाल ही सकते हो ना, सातवां टर्म तो निकाल ही, कोई भी सर पर्टिकुलर टर्म। हाँ बोलिए। सर एम मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दो सर, समझा नहीं है सर। देखो एम, माइक म्यूट करो। एम का वैल्यू क्या होता है, एम का वैल्यू जो होता है ना, वो मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। एम जो बेटा आपको बताया, एम क्या बताया, एक्स, एक्स मतलब यहाँ पर आप एक्स को लिखें सेकेंड टर्म, एक्स मतलब सेकेंड टर्म, फिर आपने लिखा है n+1, और नीचे लिखा है n x+1 मतलब सेकेंड टर्म +1, ये लिखा है, जो ऊपर लिखा है वही सेकेंड टर्म, ये है वो। अब आपका एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर थोड़ा बड़ा लिखिए सर, दिख नहीं रहा। तो सुनो ना मेरी बात, सुनते जाओ। सेकेंड टर्म क्या लिखना है, तो सेकेंड टर्म ये पूरा है 2x/3, इसमें x की जगह पर कितना डालोगे, 1/5, तो 2x/3 मतलब 2/15 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर जो सेकेंड टर्म लेंगे, वो सेकेंड टर्म की जगह पर कितना लेंगे, 2/15, n+1 मतलब इंडेक्स +1, तो 50+1 कितना हो गया, 51, तो इसकी जगह पर 2/15, इसकी जगह 51, और नीचे 2/15+1, समझ गया अभी। सर अब समझ गया। चलिए, तो ये हो गया न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। हाँ बोलो। सर T6 और T7 सेम होंगे क्या? नहीं, T6 और T7 सेम नहीं होंगे। T6 और T7 की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू समझता है, हाँ सर। मतलब हो ये सकता है कि T6 में आए आपका मान लो 120 x², और T7 आ गया मान लो 120 x⁵। क्लियर होगी बात आपको, दोनों का वैल्यू सेम आएगा 120 120, हो सकता है पावर x की अलग अलग आएंगे, तो इनको अपन बराबर टर्म नहीं बोलेंगे। ओके, ये अपन न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू, क्या लिखा है आपने, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब x को छोड़ के जो वैल्यू बचा वो, तो हो सकता है 6 टर्म आ जाए
120x पावर 3 और 7th टर्म आ जाए 120x पावर 8। तो ये दोनों टर्म आपस में बराबर नहीं है, मतलब इनकी वैल्यू सबसे बड़ी है। चलते हैं अपन आगे। तो सर फिर हमेशा अननोन टर्म दिया रहेगा क्या उसमें एक्सपांशन में? हाँ, वो x की वैल्यू हमेशा दी जाती है, और नहीं दी होगी तो फिर x की जगह कोई नंबर दिया जाएगा। मैं अभी देखता हूँ। वैसे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको 99% क्वेश्चन में आपको x दिया जाएगा और x नहीं दिया जाएगा, तो फिर अपन को जो अभी लिखा था उसमें डायरेक्टली अननोन डालेंगे ही नहीं, सीधा नोन टर्म ही देंगे। ठीक है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, x दिया जाता है। एक आधी क्वेश्चन और ले लेता हूँ, आपकी डाउट्स और क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अपन इसमें। क्वेश्चन क्या निकाल रहे थे अपन, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। तो ये देखिए एक और बिल्कुल वैसे ही का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। न्यूमेरिकली ये है क्वेश्चन, दी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ऑफ एक्सपांशन दिया है 2 + 3x रेज़ टू दी पावर 9, और तब निकालना है जब x का वैल्यू 3/2। आपके ऑप्शन है, क्या ये 6th टर्म होगा, क्या ये 7th टर्म होगा, क्या ये 8th टर्म होगा, या फिर ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। numerically greatest term, we have to find the numerically greatest term, and for this क्या करते हैं अपन, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं, सीधा उठा के 2 बाहर, इसको पहले 2 बाहर लिख लेना। ठीक है, ज्यादा जल्दबाजी मत किया करो। 2 पावर 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा ये। अब इसका अपन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे, इसके लिए अपन क्या निकालेंगे, m का वैल्यू क्या होता है, सेकंड टर्म है ना। सेकंड टर्म में x की जगह 3/2 डालना है, तो ये 9/4 हो गया बेटा। ये हो गया पूरा सेकंड टर्म 9/4 इनटू इंडेक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म प्लस 1। कैलकुलेट मारो इसको, 4 4 खत्म हो गया, 90/13 आ गया। 90/13 6 पॉइंट समथिंग आता है बेटा, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा। And if this is 6 point something, then this is not the numerically greatest term। ठीक है, क्योंकि अब आपको क्या निकालना है, ये नॉन इंटीजर आया। नॉन इंटीजर के लिए आपको क्या बोला था, therefore numerically greatest term is equal सर to 6.9 आ रहा है। हाँ चलो 6.9 ले लेते हैं। 6.9 हो गया ये, तो बेटा इधर क्या लिखोगे आप, 6.9 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस 1, और आपको बताया है कि 6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, 6 होगा। तो टर्म कौन सा आएगा बेटा, 7th टर्म आएगा। So now this is the solution of this question. You have to search only the term which is numerically greatest। ठीक है, so take the screenshot of this page। और अब इन सर? दोनों क्वेश्चन में अभी भी, हाँ बोलो सर 2 पावर 9 मल्टीप्लाई होगा ना? कहाँ पर, अरे टर्म सर, फाइंड करना भाई। सुन मेरी बात, वी हैव टू फाइंड जस्ट टर्म, कि कौन सा टर्म। ये 2 पावर 9 तो इसके हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो जो भी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, अपन जब उसका वैल्यू निकालेंगे तो फाइनल आंसर में 2 पावर 9 में हियर वी जस्ट फाइंड कौन सा सबसे बड़ा वैल्यू। समझ में आया बेटा आपको? ओके सर। हाँ, जैसे मेरे पास 10 बच्चे बैठे हैं, 10 बच्चों में से मैंने सबसे बोला कि बेटा सभी लोग 100 रुपए मेरे को दे दो, तो सारे बच्चों ने मेरे को 100 दे दिए, तो मैं 100 बाहर ले लिया, ये 100 बाहर आ गया। अब मैं वो देख रहा हूँ कि जो बचे हुए 10 बच्चे, मतलब जो टोटल 10 बच्चे थे, सबसे 100 रुपए लेने के बाद अब मैं सबकी जेबें टटोल रहा हूँ, और सबकी जेबों में अब मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा वाला कौन है, मतलब सबसे ज्यादा पैसा अभी किसके पास बचा हुआ है, उसको अपन बोलेंगे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म।
अब अपन उसको वो बाहर निकाले गए 100 में फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट आएगा, क्योंकि हमने सबसे 100 बाहर निकाले। समझ में आई मेरी बात? तो हियर वी जस्ट फाइंड सबसे बड़ी टर्म, क्योंकि हम ये तो सब में ही से बाहर निकाले रखे हैं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, यही सबसे बड़ा टर्म होगा। चलिए, अरे कहाँ थे, स्क्रीनशॉट ले रहा था मैं। और कोई डाउट बेटा मन में हो पूछ लिया करो, बिल्कुल ठीक है। सवाल लेकिन अच्छे होना चाहिए, कुछ भी मत पूछना कि सर मॉड काय लगाए हो, पर डॉट क्यों लगा दिया। चलते हैं पेज नंबर 3 पर चलेंगे। अच्छा, एक चीज हो गई ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पेज नंबर 3 दो चीजें पूछा जाती है। एक पूछा जाता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म और एक पूछा जाता है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। एक्सक्यूज मी सर। सर अगर वहाँ पर 2x 2 + 3x + 5x स्क्वायर रहा तो में नहीं, बाइनोमियल में ही फाइंड करना है। ट्राइनोमियल मल्टीनोमियल में न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये बियॉन्ड सिलेबस हो गया। ठीक है, ये हायर क्लास में स्टडीज में पढ़ते हैं। आपको जो सिलेबस में है वो केवल आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालना। ठीक है, अरे आना तो बोल, अरे आवाज आ रहा है, आना तो बोलो। यस सर। ये यस सारे पूछ रहा है और चुप हो जाता है, उधर लिख रहा है बोर्ड पे। मैं बोल रहा हूँ हाँ ना बोलो तो उधर लिख दे रहा है यस सर। चलिए, पेज नंबर 3 कहाँ पे थे। अब एक चीज ये है कि आपको अब क्या करना है। एक तो हमने न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछा जाता है एक और बात है, वो है ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट का मतलब ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैंने एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। आपको ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ, एक लाइन लिखूंगा तो आपको ध्यान में आ जाएगा। सबसे बड़ा बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, ये सबसे बड़ा टर्म था। और मैं आपको बोला हूं कि कोएफिशिएंट में और बाइनोमियल कोएफिशिएंट में फर्क है। बाइनोमियल में मतलब वो केवल जो सी वाले होते हैं वही बाइनोमियल होते हैं, मतलब NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 दे आर कॉल्ड। हाँ, वेरी गुड अंशिका। सो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल, देखिए क्वेश्चन का वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है कि आपको ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट पूछा है। तो आपको ये बताया है कि बस एक लाइन लिखनी है, मिडिल टर्म हैज ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ये आपको बताया। सबसे बड़ा जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो मिडिल टर्म का होता है। आपको मैंने वो पूरा पास्कल ट्रायंगल लिख के बताया था, है ना। 1 जैसे इंडेक्स 2 है तो कोएफिशिएंट क्या आते हैं 1 2 1। यदि इंडेक्स 3 है तो कोएफिशिएंट आते हैं 1 3 3 1। कोएफिशिएंट 4 का है तो इंडेक्स आते हैं 1 4 6 4 1। तो आप देख रहे हो सबसे बड़े नंबर जो है वो मिडिल टर्म के ही है, बीच वाले टर्म के ही है। तो अब मिडिल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, इतनी बात तो आपको याद रखना है। और इसमें आपको एक चीज याद रखाई थी कि यदि आपका इंडेक्स इवन हो जाए, इफ n इज इवन, तो अपन जानते हैं एक ही मिडिल टर्म होता है। यदि इंडेक्स इवन होगा तो एक मिडिल टर्म होगा और उसका कोएफिशिएंट कितना होता है। इफ n इज इवन देन ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, then greatest coefficient is, क्या बताया था बेटा, हर जगह आधा आधा कर देना, NC/2। और दूसरा आपको बताया था यदि इंडेक्स ऑड होगा तो अपन जानते हैं 2 मिडिल टर्म होते हैं, 2
then greatest binomial coefficient is NCn minus 1/2 या फिर NCn plus 1/2, कोई भी एक लेकर, क्योंकि आपको बताया था यदि दो एग्जिस्ट करेंगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आती कि नहीं आती है। जैसे 3 का इंडेक्स लोगे तो कोएफिशिएंट क्या बनते हैं, 1 3 3 1, है ना। दो मिडिल टर्म आए, दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट बराबर है 1 3 3 1, तो इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, दोनों की वैल्यूज बराबर आएंगी, ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो। तो ये है ग्रेटेस्ट बाइनोमियल। तो आपको ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, ग्रेटेस्ट टर्म पूछा है कि ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला है। जहां पे बाइनोमियल वर्ड आ जाएगा वहां पर आप बोलोगे मिडिल टर्म हैज द ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब वो डिपेंड करेगा इंडेक्स पे, इंडेक्स इवन रहा तो एक, इंडेक्स ऑड रहा तो दो मिलेंगे, दोनों भी बराबर होते हैं तो आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। इसको रख कर देता हूं। आई होप ये बात आपको हो गई होगी क्लियर। कोई और डाउट है अब इसमें तो आप पूछ लें, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। चले आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अब आगे जितनी भी बात होगी उसके लिए एक एक्सपांशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंटली आप सभी बच्चे इसको याद कर लेना, आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक बात याद रखना भैया, सबसे पहले तो वी नो दैट, क्या जानते हो आप सर? हम ये जानते हैं कि यदि आप a प्लस बी पावर n का एक्सपांशन लिखोगे, सबसे पहले दिन हमने यही सीखा था। तो सर इसमें n प्लस 1 टर्म्स आते हैं और फर्स्ट टर्म NC0, a का पावर n, b का पावर 0। जैसे जैसे हम सक्सेसिवली आगे बढ़ेंगे फर्स्ट टर्म पे पावर 1 कम होती जाएगी और सेकेंड टर्म पे पावर 1 बढ़ती जाएगी, है ना। ये आप सबसे पहले दिन लिख चुके हो। उसमें लास्ट टर्म होता है बेटा NCn, a पावर 0 b पावर n। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। अब क्या करेंगे सर, ये तो आपको याद हो गया बहुत अच्छे से। अब आपको एक चीज और बिल्कुल ऐसे ही याद करना है, क्योंकि आगे 2-3 क्लासेस इस पर बेस्ड होंगी। इसको देख देख के मैं अब इसका एक्सपांशन लिख रहा हूँ, 1 प्लस x पावर n का एक्सपांशन। मतलब मैंने क्या किया है, a की जगह पर 1 लिख दिया और b की जगह पर x लिख रहा हूँ। इस पूरे एक्सपांशन में a की जगह पर 1 और b की जगह पर x लिख देना। कैसा दिखेगा वो मैं दिखा देता हूँ आपको। कोई कंफ्यूजन होगा आपको तो पूछिएगा। खत्म। ये आपको याद रखना। क्या किया है बेटा मैंने? अच्छा, एक प्रॉपर्टी तो आपको बता चुका हूँ, NC0 को अब केवल C0 लिख सकते हैं, NC1 को केवल C1 लिख सकते हैं, NC2 को केवल C2 लिख सकते हैं, NCn को केवल Cn। हाँ सर ये तो समझ गए। अब फर्स्ट टर्म मैंने बना दिया है 1, मतलब a को 1 बना दिया, तो अब 1 पे कुछ भी पावर लेते रहो 1 ही रहता है। तो ये पहला टर्म लिखने की गरज ही नहीं है, क्योंकि ये सब 1 होंगे। दूसरा टर्म सर लिखना है, दूसरे टर्म में b की जगह क्या लिखना है, x। तो x का पावर 0 1 होता है, तो पहले वाले टर्म में लिखा। फिर यहाँ पर x पावर कितना आएगा 1, फिर x पावर कितना आएगा 2, लास्ट टर्म में x पावर कितना आएगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन राइट दिस। आगे से आप इसको बिल्कुल रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गया। अब मैं इसी का भाई लिख रहा हूँ, इसी का भाई। भाई का मतलब ये हो गया कि यदि यहाँ बेटा प्लस की जगह पर माइनस आना है, यदि 1 माइनस एक्स पावर n होगा तो क्या होगा, जहां जहां x लिखा वहां वहां माइनस एक्स लिख देना। तो पहली टर्म तो C0 रहेगी, यहाँ माइनस एक्स लिखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव रहेगा,
फिर अगला वाला नेगेटिव, और इस तरीके से लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे लिखते जाएंगे। लास्ट वाला थोड़ा सा बस ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों लिखे बेटा? क्योंकि दिस इज डिपेंडिंग अपॉन एन, है ना। किस पे खत्म हो रहा है उस पे डिपेंड करेगा ना। यदि एन का वैल्यू 2 ले लिया तो ये 2 पे खत्म होगा, मतलब पॉजिटिव साइन आएगा। यदि एन का वैल्यू 3 ले लिया तो ये 3 पे खत्म होगा, नेगेटिव साइन आएगा। मतलब यदि इंडेक्स इवन है तो ये पॉजिटिव पे खत्म होगा, इंडेक्स ऑड है तो ये नेगेटिव पे खत्म होगा। इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडेक्स, एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए अपन उस साइन को, जब मेरे को प्लस को माइनस को दोनों को कंबाइंड करके लिखना होता है तो मैं -1 का पावर n लिख देता हूँ। अब ये अपने आप साइन एडजस्ट करेगा। यदि आप n को इवन लोगे तो पॉजिटिव ले लेगा, n को ऑड लोगे तो ये नेगेटिव ले लेगा। ठीक है, तो ये इसका भाई हो गया। ये दूसरा एक्सपांशन है, और बोथ दी एक्सपांशन हमने विद द हेल्प ऑफ दिस। अब आपको इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है, ये दूसरा बात हो गया। और अब अपना हेडिंग आएगा इसके नीचे। अब मैं इसमें आपको बताऊंगा इसी 1 + x पावर n की प्रॉपर्टीज में बताने वाला हूँ आपको, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी। तो हेडिंग यहाँ पर नहीं, अपन अगले पेज से शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और कोई डाउट है मन में, कोई सवाल आ गया हो अभी तक तो पूछ लें। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज बेटा। तो पेज नंबर 4 पे चलेंगे अब। Moving on to page number 4. Sir, please don't drop right side. हो जाएगा तो बता देना। So this is our next heading. Properties of binomial coefficient of 1 + x पावर n। अरे हो गया, आना तो बोला कर भाई। Yes, sir. हाँ बोलते हैं ना बोलते हैं। भाई हाँ में या फिर ना में रहना चाहिए, बीच वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, या तो हाँ में रहो या तो ना में रहो। ठीक है, ऐसा बैठ जाते। कुछ पूछा तो समझ रहा तो हाँ करने का, नहीं समझ रहा तो ना करने का। वहां पे एक छोटा सा बनाने का ही तो है, कम सब कर देने का है बस। ये सब समझ गया, हो गया। मैं इधर चिल्ला रहा हूँ, अपन बस मस्ती में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। जिंदा हो तो जिंदा का सबूत देते रहो, सर हम जिंदा है। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 + x पावर n। 1 + x पावर n का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट अपन ने अभी लिखा है, ठीक है, 1 + x पावर n का एक्सपांशन अभी लिखा है, और उसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट आते हैं C0, C1, C2, C3, C4, C4। इन्हीं को अपन बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बोलते हैं कि नहीं? C0, C1, C2, C3, दे आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इन्हीं की अपन प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सबसे पहला प्रॉपर्टी, in expansion of 1 + x raised to the power n,
जो कि होता है C0 C1x C2x स्क्वायर अप टू Cn x पावर n। First property of expansion binomial coefficient is the sum of all the binomial coefficients ding 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 is 2 raised to the power n। सारे binomial coefficient का sum 2 power n। Sum of all the binomial coefficient is always 2 raised to the power n। इसको याद रखना। मतलब इस एक्सपांशन में आपने जितने भी ये लिखा है मतलब अगर ना, आप n की वैल्यू 10 डालोगे तो मतलब वो n 10 हो जाएगा क्या? हाँ, ये C0, ये C1, ये C2, ये Cn, इन सबको ऐड करोगे तो ये 2 पावर n, ये 2 पावर n बनता है। दिस इज फिक्स्ड प्रॉपर्टी है। मैं इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा। कहाँ गया मार्कर पे, ब्लू मार्कर को देखिएगा। हाँ, ये देखो। अब जैसे इफ यू हैव टू वेरीफाई दिस, मतलब अब आप बोलोगे कि सर इतना इजी भी कुछ हो सकता है क्या? इतना इजी वेरिफिकेशन है बेटा। ये जो ऊपर एक्सपांशन लिखा है ना, इसको इक्वेशन 1 दे दिया। आपने क्या करना है, इसको प्रूव करने के लिए केवल ये करना है, पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह 1 डालो x की जगह 1 कितना आएगा, 1 प्लस 1, और यहाँ पर x की जगह 1 डालो जरा, x की जगह 1 डाला, खत्म हो गया प्रूफ। अरे ये तो प्रूफ ही हो गया। देखिए इतना इजी है मैथ्स। अब आप थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओगे ना तो सारी चीजें बना के लेके जाओगे। x की जगह 1 डाल दिया, सो वी गेट अवर रिजल्ट। ये हो गया वेरीफाई कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर n होता है। अब मैं इसको आपको एक तरीके से और वेरीफाई करा के दिखाता हूँ। आप जरा ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुने, ठीक है? ये अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस ऑब्जर्वेशन वाली बात है। ये ऑब्जर्वेशन वाली बात है। देखो बेटा, यहाँ पे देखो, पास्कल ट्राइंगल बताए थे आपको। हाँ सर, आपने बताए थे पास्कल ट्राइंगल। इंडेक्स 1 के लिए क्या लिखते थे, 1 1 लिखते थे। हाँ सर, ये लिखते थे। फिर इस 1 को अपन ने क्या लिखा था, 1C0 1C1। हाँ सर, ये भी लिखाए थे आपने। फिर इंडेक्स यदि 2 था तो कोएफिशिएंट क्या आते थे, 1 2 1 आते थे। इसको क्या लिखा था बेटा, सर इसको 2C0 लिखाए थे आपने, इसको 2C1 लिखाए थे, इसको 2C2 लिखाए थे। जब 3 का इंडेक्स था तो कोएफिशिएंट क्या लिखे थे बेटा आपने, 1 3 3 1। सर इसको आपने 1 को बोला था कि 3C0 लिख लो, इसको 3C1 लिख लो, इसको 3C2 लिख लो, और इसको 3C3 लिख लो। यही लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ सर। ये कब था बेटा, ये इंडेक्स जब 1 था तब, ये इंडेक्स जब 2 था तब, ये इंडेक्स 3 था तब। हाँ सर, ये आपने पढ़ाया। अब क्या बोल रहा हूं मैं कि इन बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना होएगा भाई। 1 प्लस 1 कितना आता है, 2। 2 आता है कि नहीं आता? हाँ सर, 2 आता है। तो ये 2 पावर 1 लिख सकते हैं। इन दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम कितना आएगा, मतलब 1C0 प्लस 1C1 कितना आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर, आएगा। 2C0 2C1 2C2 का सम कितना आएगा, सर वो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 4 आएगा। 4 को 2 पावर 2 लिख सकते हैं? हाँ सर, लिख सकते हैं। 3C0 3C1 3C2 3C3 का सम कितना आएगा, सर वो 1 3 3 1 8 आता है। 8 मतलब कितना हो गया, 2 पावर 3। समझ में आ रहा है कुछ बात आपको? ये लिखा है हमने। किसी भी एक्सपांशन में इन सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो सम है ये 2 पावर n होता है। n क्या है, इंडेक्स। यदि इंडेक्स 1 है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर 1। यदि इंडेक्स 2 है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर 2। यदि इंडेक्स 3 है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2 पावर 3 होगा। मतलब if we have to find sum of binomial coefficient of 1 plus x raised to the power 10, कोई बता सकता है मेरे को आंसर? सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ 1 plus x raised to the power 10। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी तो आप आंसर अभी तुरंत 2 पावर 10। 10। ठीक है ना, 2 पावर 10।
तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो है वो इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। यदि n का इंडेक्स लिया है तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम 2n आता है। अब मैंने इसको दो तरीके से वेरीफाई किया। एक तरीका ये था, ये वाले फॉर्मूला में x को 1 डाल दो, वी गेट दिस रिजल्ट, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी, इससे भी याद रख सकते हैं। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी प्रॉपर्टी है भाई ये, लेकिन याद रखना सारी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जगहों पर आपको हेल्प करेंगी। और आपको अभी एक चीज महसूस होगी कि जो आपने संडे को टेस्ट दिया था, वो संडे के टेस्ट में एक क्वेश्चन इससे भी मैंने पूछा, वो भी अभी आपके सामने तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे अभी अगले पेज पर मैं चलता हूँ, पेज नंबर 5 ले लेता हूँ। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5। सर लास्ट क्वेश्चन था पेपर का। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 आगे बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कह रही है सर? प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कह रही है कि मैं पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव, और इस तरीके से अल्टरनेट साइन लगा दूं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसका वैल्यू आता है 0। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ये दूसरा प्रॉपर्टी। दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी। सर वेरीफाई कैसे करोगे? सिंपल है, पहले x की जगह 1 डाले थे, अब x की जगह पर कितना डाल देना? -1, क्योंकि x को -1 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। अब x को -1 डालेंगे तो ये वाला पॉजिटिव आएगा, x को -1 डालने से ये, x को -1 डालने से -1 का स्क्वायर ये पॉजिटिव रहेगा, अगला वाला मतलब ऑड वाले नेगेटिव हो जा रहे हैं, इवन वाले पॉजिटिव। तो अब ये डिपेंड करेगा इसका साइन पे कि ये इवन है कि ऑड है, इसलिए हम इसको -1 पावर n लिख देते हैं, खत्म। ये दूसरी प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई। ऐसे कैसे वेरीफाई करेंगे? तो बड़ा इजी है, जब इसका एक्सपांशन लिखोगे इंडेक्स 1 का, तो टर्म्स के साइन अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे। पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। 1 - 1 क्या करोगे, कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इनको ऐड करो, कितना आएगा? 0 आएगा सर। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐड कर दो, कितना आएगा? 0 आएगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यदि बाइनोमियल कोएफिशिएंट को सीधा उठा के ऐड करोगे तो 2 पावर n आता है, लेकिन बाइनोमियल कोएफिशिएंट को अल्टरनेट साइन के साथ, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से ऐड करोगे तो 0 आता है। तो दिस इज दी सेकंड प्रॉपर्टी, ये है सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? सबका सम 2 पावर n आता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो सम 0 आ जाएगा। टेक दी स्क्रीनशॉट, खत्म हो गई ये प्रॉपर्टी। जिस स्टेज पर आपको नहीं समझे वहां पूछ लेना। पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। सर एक बार वापस बताना, नेटवर्क इशू हो गया था। -1 डाल दो और साइन अल्टरनेट हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, और -1 डालोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में 2 पावर n आता है और सेकंड प्रॉपर्टी में 0 आ जाता है। ओके ठीक है सर, भाभी, समझ गया। हाँ सर, समझ गया। अब अगला देखेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, पेज नंबर 6 चेंज कर दिया है। थर्ड प्रॉपर्टी अपन पढ़ रहे हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि इवन सफिक्स इनका बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम और ऑड सफिक्स वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम बिल्कुल बराबर बराबर। इवन सफिक्स वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड कर लो और ऑड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऐड कर लो, दोनों की वैल्यूज जो है बिल्कुल बराबर बराबर आती है। और ये वैल्यू किसके बराबर आती है?
इसकी वैल्यू आती है बराबर 2 पावर n माइनस, एक कम हो जाता है 2 पावर n माइनस। सर इसको वेरीफाई कैसे करें? ठीक है, ये तो अपनी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। मतलब इवन को ऐड करो और ऑड को ऐड करो तो दोनों बराबर आएंगे, और दोनों किसके बराबर आएंगे? तो वो दोनों बराबर आते हैं 2 पावर n माइनस, इंडेक्स से कम हो जाता है। कैसे होता है ये जादू, तो वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा एक चीज समझें, अभी एक चीज समझें, पहले तो हम इसके थ्रू वेरीफाई, चलो इसको बाद में कर देते हैं, इसके थ्रू वेरीफाई बाद में। अब मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, ये थर्ड प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता हूँ। बहुत सिंपल है, जो आपने इसके पहले दो रिजल्ट बना लिए ना वो लिख दो। सर इसके पहले दो रिजल्ट कौन कौन से बनाए? एक तो बनाया है सर, आपने ये बताया था कि C0, C1, C2, C3, मतलब सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट को ऐड करता हूँ तो 2 पावर n है। दूसरा आपने बताया सर, इनको अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव रख के हम ऐड करेंगे तो ये 0 आता है। ठीक है, अब आप क्या करो बेटा, क्या करो, इन दोनों को ऐड करो। जब इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ऑड वाले सारे कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं, इवन वाले ऐड हो जाते हैं, इवन वाले ऐड हो जाते, लास्ट तक ऐड करते जाना है जितने बचे। और इसको ऐड करोगे तो 2 पावर n में 0 ऐड करोगे तो 2 पावर n। अब ये वाले 2 से डिवाइड मार दो, बहुत सारी, ये तो हो गया वेरीफाई। तो देयरफॉर वी गेट व्हाट, C0, C2, C4 इनका सम कितने के बराबर आता है? 2 पावर n माइनस 1। हो गया वेरीफाई। हाँ, और ये चीज किसके बराबर आएगी? यही ऑड के लिए आएगी। कैसे आएगी? अभी हमने ऐड किया था, अब आप क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इवन वाले कट जाएंगे, ऑड वाले ऐड हो जाएंगे, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2 पावर n ही आता है। तो इसलिए इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट, अभी हमने ऐड किया था, अब अपन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेंगे केवल ऑड वालों का सम, और वो कितना मिल जाएगा हमको, 2 पावर n माइनस 1। इनको कंबाइन करके लिख देना, वी गेट दिस रिजल्ट। समझ में आया? ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। अब आपको एक बात और रियलाइज हो रही होगी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मैंने दिया था 1 + x पावर 10 के एक्सपेंशन में 10c1 + 10c3 + 10c5 + 10c7 + 10c9 का वैल्यू कितना होगा। अब आप बता सकते हो कितना होगा? कोई बता सकता है इसका आंसर कितना होगा? कितना आएगा? 2 the power 10। 2 पावर 10 लेंगे, 2 पावर 9। 9। केवल ऑड, हाँ, ऑड लोगे तो 2 पावर 9 बनेगा, इवन लोगे तो 2 पावर 9 बनेगा, सारे लोगे तो 2 पावर 10 बनेगा। ये थी कहानी, ये थी कहानी। लेकिन एक्सपांशन क्या होना चाहिए, 1 + x पावर n ऐसा होना चाहिए, 1 + x पावर n ऐसा होना चाहिए। तो जब ऐसा रहेगा तो इसमें यदि मैं आपसे केवल इवन पूछूं तो एक पावर कम करके आंसर कर देना, 2 पावर 9 करोगे। केवल ऑड पूछूं तो 2 पावर 9, लेकिन सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम पूछो तो 2 पावर 10। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको उसको पास्कल ट्रायंगल से भी वेरीफाई कर देता हूँ। देखिए स्क्रीनशॉट, सर स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दूंगे ना? तो रोज ही भेज देते हैं, एक ही चीज को तुम बार बार पूछेगा भावेश पाटिल तो कैसे चलेगा? नहीं सर, अब स्क्रीनशॉट इधर भी लेने बोलते हैं ना, इसलिए मैंने पूछ लिया। किधर लेने पड़ते हैं? आप हमको ही लेने बोलते हैं स्क्रीनशॉट, इसलिए। अरे भावेश पाटिल, तुम
भावेश पाटिल ही रहेगा। हाँ तुमने सर। ले लिया, हमने ले लिया, क्या दिक्कत है? ठीक है, जो बच्चे बिल्कुल ही ऐसा आलसी, अरे सर कौन ले, उनके लिए मेरे को करना पड़ता है ये सब। अरे यार अब नहीं ले रहा मैं सर, हाथ बहुत दुख रहा सर इसके, नहीं लेता। मोबाइल में गेम खिला लो, अभी पबजी दुनिया भर का गेम बहुत खेल लेंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने के लिए बोलोगे तो हाथ दर्द करता है। तो भावेश पाटिल तुम्हारा हाथ दर्द कर रहा हो तो तुम मत लेना, हम ले लेंगे, ठीक है? नहीं सर, मैं नहीं दर्द कर रहा। क्योंकि क्योंकि आईआईटी का एग्जाम मेरे को ही देना है भाई, फ्यूचर मेरे को बनाना, आईआईटी कॉलेज में मेरे को जाके पढ़ना, मैं ही करूंगा ना भाई ये सब, तुमको लेना पड़ेगा जी। चलते हैं अपन आगे। कहाँ गए? हाँ, इसको अपन वेरीफाई कर रहे थे। तो अपन इसको पास्कल ट्रायंगल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है? पास्कल ट्रायंगल से भी इजीली वेरीफाई हो जाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब इससे क्या होता है कि पिछला भी रिवाइज होते रहता है। यदि अपन ने पास्कल ट्रायंगल में इंडेक्स 1 लिया था तो कोएफिशिएंट हमारे 1 1 आए थे, 1C0 और 1C1। यदि हमने इंडेक्स 2 लिया था तो कोएफिशिएंट हमारे आए थे 2C0, 2C1 और 2C2। यदि हमने इंडेक्स 3 लिया था तो कोएफिशिएंट हमारे आते हैं 3C0, 3C1, 3C2, 3C3। एक और लिख देता हूँ बस। 4 लिया था तो 4C0, 4C1, 4C2, 4C3 और लास्ट में 4C4 का वैल्यू 1 है। ऐसा तो नहीं था। ये हमारा पास्कल ट्रायंगल है। अभी पास्कल ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टी अपन ने अभी पढ़ी कि यदि हम केवल इवन इवन सफिक्स ले लें और ऑड ऑड सफिक्स ले लें तो दोनों का सम बराबर होता है। ये देखो, इवन मतलब यहाँ पर 0 वाला हो गया और ऑड मतलब यहाँ पर 1 आ गया, दोनों बराबर आ रहे हैं और दोनों का जो वैल्यू है वो 2 पावर 0 के बराबर है। इंडेक्स से एक कम आता है, 2 पावर 0 आता है। लिख लो आप, इनका इवन इवन का सम करोगे, ऑड ऑड का सम करोगे, 2 पावर 0 आएगा। यहाँ पर इवन इवन का सम करेंगे तो 2 आता है, ऑड का सम भी 2 आता है, तो दोनों का सम बराबर है और जो आ रहा है 2 वो एक्चुअली 2 पावर 1 के बराबर है। इंडेक्स 2 का था, पावर 1 कम आ रही है ना। यहाँ पर इवन सफिक्स है, इवन सफिक्स है, इनका सम 4 आता है, ऑड ऑड वालों का सम भी 4 आता है और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, इंडेक्स से एक कम। यहाँ पर इवन इवन और इवन का सम 6 और 1 7 और 1 8 आ रहा है और यहाँ पर ऑड ऑड का सम भी 8 आता है और 8 को हम लिखते हैं 2 पावर 3। ये हो गया वेरीफाई। ये पास्कल ट्रायंगल में वेरीफाइकेशन हो गया, ठीक है? तो 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी भी मन में कोई सवाल प्रश्न क्वेश्चन रहा हो तो पूछ लीजिए। याद रखें, ये केवल बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी है, ये कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे हैं हम। दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स ओनली। मतलब इसमें सी आना जरूरी है, 2C0, 3C0 ऐसे वाले कोएफिशिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो टेक द स्क्रीनशॉट। और अब समय इसमें इजाजत नहीं दे रहा है, इसकी प्रॉपर्टी को मैं अगली क्लास में, कल की क्लास में कंटिन्यू करूंगा। और अर्शिका बिगाने हैं यहाँ पर, अरे आवाज आ रहा है क्या हर्षिका? अरे आना तो बोलो। हेलो बच्चों।
बच्चा बोलता भी नहीं, पता नहीं कैसा बच्चा है ये सब। सर हर्षिका बिगाने हैं यहाँ पर। चलिए, शायद आवाज नहीं जा रही है या जानबूझ के चुप बैठे हैं, क्या कर सकते हैं अभी आपका। तो आप लोग करिए मेहनत, और जो आपको डेली असाइनमेंट दे रहे हैं उसका कॉपी मेरे को कोई चेक नहीं कराता है, ये सबसे बड़ी विडंबना है। आईआईटी का ख्वाब सारे बच्चे देख लेते हैं, लेकिन सब नहीं जा पाते हैं, ये आपको भी पता है और मैं भी इतने समय से जानता हूँ। ठीक है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है क्लास 11th में बच्चों को, लेकिन वो एक्साइटमेंट धीरे 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 ठंडा होता जाता है, जो कि अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। पहले बच्चों को बहुत डाउट आया करते थे, अब तो डाउट आने बंद ही हो गए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पता नहीं कहाँ पर आप बिजी हो गए हो, मेरे को नहीं लगता कि ठीक है। तो जो जोश रहता है ना, वो मुश्किल से 5-7% बच्चों में ही बचता है, जो कि मैं अब ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। ठीक है, पहले बच्चों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी आते थे, रिएक्ट भी करते थे, अब पता नहीं किन बातों में बिजी हो गए। तो आपसे गुजारिश ये है कि बच्चे इसी कारण से बर्बाद हो जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता है, माँ बाप का पैसा ही बर्बाद होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है और जिस उद्देश्य को लेके आप चल रहे थे, आईआईटी कॉलेज में पहुंचना है, उसके लिए आप बाकियों को मत देखो, आप केवल अपने आप को देखो। आपके ग्रुप में कोई पर्टिकुलर बच्चा नहीं पढ़ाई कर रहा है या सारे ही नहीं कर रहे हैं, आपको अकेले अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए मेहनत करना है। ठीक है, डेली असाइनमेंट में पहले बच्चों के सॉल्यूशन भी बच्चे मेरे को भेजते थे, अभी वो सब बंद कर दिया है। ठीक है, तो कुल मिला के स्थिति जो है बहुत नाजुक दौर पे अब गुजर रही है, और शायद आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो। तो ये सब मत करें, इससे आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है भाई, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आपका सिलेक्शन होगा तो हमको खुशी होगी, नहीं होगा तो हमें दुख भी होगा। ठीक है, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फ्यूचर आपका खराब हो जाएगा। हम केवल दुख ही जाया कर सकते हैं कि अरे यार नहीं हुआ, हम केवल इतना ही बोल सकते हैं। ठीक है, आपकी पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ उसी बात पे सेट है। तो मेरे हिसाब से मेरे से ज्यादा एफर्ट आपको डालने चाहिए, जो कि आपके एफर्ट मेरे को जीरो दिख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, टोटली जीरो। ठीक है, तो मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी स्थिति। तो बाकी गुड नाइट, सबका खैर, शुभ रात्रि, बाय। सर